वेलकम टू डियर ऑल सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को सेकंड ईयर के सिलेबस में फर्स्ट जो लेसन है डिप्रिसिएशन का, वो लेसन से मुताबिक जो है सो आपको मालूमात फराहम करने की कोशिश करूंगा और यहाँ तक कोशिश करूंगा कि आप लोग जो है सो पूरे ये डिप्रिसिएशन के लेसन को आसानी से समझ सके। आसान जुबान में समझाने की कोशिश करूंगा। आसानी के साथ जो है सो आप लोग ये जो भी मैं मालूमात फराहम करूंगा वो मालूमात को जो है सो आप जहन नशीन रख के यानी माइंड में रख के जो है सो आप जो भी आपको सवालात पेश होंगे वो सवालात को हल करने की कोशिश कीजिए। आप देखिए आपको इतना आसान लगेगा कि आप अपने तौर पर ही जो है सो तमाम प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे। हमारा जो पहला जो लेसन है वो पहला जो लेसन है वो है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन को उर्दू में जो है सो फरसूदगी कहते हैं। तो फरसूदगी क्या है, फरसूदगी क्यों आयद की जाती है, इससे मुताल्लिक हम जो है सो मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। फरसूदगी क्या है, फरसूदगी क्यों आयद की जाती है, इससे मुताल्लिक हम पॉइंट वाइज जो है सो इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप गौर कीजिए इसके ऊपर। इसमें नंबर 1 जो पॉइंट है यानी लेसन फर्स्ट लेसन में 0 पॉइंट इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन को उर्दू में तारुफ कहते हैं। तारुफ का मतलब क्या है, फरसूदगी का तारुफ। यानी फरसूदगी जो आयद होती है वो कायम असासों के ऊपर आयद होती है। हम जानते हैं कि हर कारोबार के लिए असासों की जरूरत होती है। असासे मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, कायम असासे होते हैं, रवा असासे होते हैं। इन तमाम असासों को कारोबार में जो है सो उनकी मुनासिबत से इस्तेमाल किया जाता है। इनके इस्तेमाल की वजह से, इन असासों की इस्तेमाल की वजह से जो है सो उनकी उसकी कदर में उसकी कमी होती है या उसमें गिरावट होती है। तो देखिए अब मैं आपको अभी बताया कि मुख्तलिफ किस्म के असासे हैं, जैसा कि उसमें कायम असासे हैं। कायम असासों को मुस्तकिल असासे भी कहते हैं। मुस्तकिल असासे जैसे मिसाल के तौर पे फर्नीचर है, मशीनरी है, मोटर व्हीकल है, बिल्डिंग्स है, ये इस तरह की जो है सो कायम असासे हैं। यानी ये कारोबार में मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल होने वाले असासे हैं। उसी तरीके से रवा असासे भी हैं। रवा असासों को जो है सो हम अलग से उस मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो फरसूदगी को रिलेटेड क्या है, कायम असासों से ताल्लुक रखने वाले हैं। यानी कायम असासों के ऊपर ही फरसूदगी फराहम की जाती है। अभी मैं मिसाल दिया मैं आप लोगों को कि कायम असासों में जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है, तो इनका कारोबार में इनकी मुनासिबत से इस्तेमाल के लिए खरीदा जाता है। जब साल के शुरू में खरीद कर लाया जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसको इस्तेमाल करने की वजह से उसमें यानी उसकी कदर में, कीमत में कमी वाक़ होती है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम समझिए एक मोटरसाइकिल अगर खरीद रहे हैं तो मोटरसाइकिल खरीदते वक्त उसकी जो हकीकी लागत अलग ही होती है। शुरुआत में 1 लाख रुपये 50,000 रुपये में खरीदते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे जैसे इस्तेमाल करते हैं, फर्ज कीजिए अगर 1 साल मुकम्मल इस्तेमाल करे तो ऑटोमेटिक उसकी कदर में और उसकी कीमत में कमी होती है। इसी कमी को फरसूदगी कहते हैं। फरसूदगी क्या है, कॉमर्स की जुबान में या कारोबारी जुबान में फरसूदगी कहा जाता है। आम जुबान में हम जो रोजाना बोलचाल की जुबान इस्तेमाल करते हैं वो बोलचाल की जुबान में उसको कमी कहते हैं। यानी एक कायम असासे को इस्तेमाल करने की वजह से जो उसकी कदर में या कीमत में जो कमी होती है या गिरावट होती है उसको फरसूदगी कहते हैं। ये आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया मैं। उसके बाद इसी में पहले लेसन में फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन।
यानी उर्दू में इसको फरसुदगी के माने, फरसुदगी के माने भी हम जो है सो उसी जुमले के तहत हम समझने की कोशिश करेंगे। यानी किसी मुस्तकिल असासे को जो इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल करने की वजह से या और कोई वजह से जो उसकी कदर या कीमत में कमी वाक़ होती है, उस कमी को जो है सो फरसुदगी कहते हैं। मजीद मैं आपको इसमें और मिसालों के जरिए आपको जो है सो समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, ताकि एक ही जुमले में आप जो है सो उसको समझ सकते हैं और उसको समझने की कोशिश भी कीजिए। क्योंकि किसी कायम असासे के ऊपर, यानी किसी कायम असासे को हम मुसलसिल इस्तेमाल करते हैं, तो उस मुसलसिल इस्तेमाल की वजह से उसमें उसकी कीमत में कमी या गिरावट होती है। उसी कमी या गिरावट को फरसुदगी कहते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट लेसन के हिसाब से सेकंड जो पॉइंट है वो है डिफिनीशन। डिफिनीशन को उर्दू में तारीफ कहते हैं। डिफिनीशन को उर्दू में तारीफ कहते हैं। यानी यहाँ पर भी हम उसी जुमले के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको देखिए, यानी किसी कायम असासे को जब मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाता है, तो वो इस्तेमाल करने की वजह से या और कोई वजह से, और कोई वजह मतलब खाली अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको वैसे भी अगर रख के छोड़ देंगे, तो जाहिर है कि उसकी कीमत में जो है सो या उसकी कदर में ऑटोमेटिक कमी वाक़ होती है। इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है कि कंपलसरी उसकी जो है सो कदर या कीमत में कमी वाक़ होती है। उस कमी को ही जो है सो फरसुदगी कहते हैं। इसके लिए एक प्रोफेसर, एक माहिर प्रोफेसर एलसी क्रॉफर्ड ने इस फरसुदगी की जो तारीफ जो बयान की है, उसमें एलसी क्रॉफर्ड ने कहा है कि फरसुदगी की जो तारीफ है वो किसी कायम असासे को के घिसने या पिटने या वक्त गुजरने की वजह से या इन वजूहात की बिना पर, ये जो भी वाक़यात उसके साथ पेश होते हैं, उन वाक़यात की वजह से वो जो उसकी मालियाती कदर में कमी या गिरावट होती है, उसको फरसुदगी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेसन फर्स्ट में पॉइंट 3 सिग्निफिकेंस और नीड फॉर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन। इसको उर्दू में फरसुदगी फराहम करने की जरूरत या अहमियत। फरसुदगी फराहम करने की जरूरत या अहमियत। डियर स्टूडेंट्स, फरसुदगी फराहम करने की क्यों जरूरत महसूस होती है और इसकी क्या अहमियत है, उससे मुताल्लिक हम ये पॉइंट में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब कभी भी कारोबार में असासे इस्तेमाल के लिए लाए जाते हैं, उनके ऊपर साल ब साल फरसुदगी फराहम की जाती है। फरसुदगी फराहम करने से कारोबार के सही नफा और नुकसान को मालूम किया जा सकता है, क्योंकि जो भी फरसुदगी साल को आयद की जाती है या साल को फराहम की जाती है जिस असासे के ऊपर, वो फरसुदगी की रकम को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड बताया जाता है, ताकि कारोबार से को होने वाले नफे का सही अंदाजा मिल सके और सही मुनाफा हमको हासिल हो सके। इस बात को ज़हन में रखते हुए ही फरसुदगी जो है सो फराहम करना जरूरी होता है, क्योंकि फरसुदगी एक किस्म का खर्च है। वो खर्च अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर खर्च के साइड अगर हम नहीं बताएंगे, तो कारोबार का सही नफा हम मालूम नहीं कर सकते। इस बात को ज़हन में रखते हुए हमको जो है सो फरसुदगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दर्ज करना होता है।
درج کرنے کی وجہ سے ہم کو کاروبار کے صحیح نفع کو معلوم کیا جا سکتا ہے. یہ ایک چیز ہے. پھر فرسودگی فراہم کرنے کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے؟ تو بیلنس شیٹ میں جس طریقے سے ہم تمام قائم اثاثوں کو اسیٹ سائڈ درج کر کے بتاتے ہیں، اگر ان کے اوپر اگر ہم فرسودگی عائد کیے بغیر اگر وہ اثاثے کو اگر ہم درج کر کے اگر بتائیں تو وہ اثاثے کی صحیح قیمت ہم کو نہیں معلوم کی جا سکتی. اس بات کو ذہن میں رکھ کے ہم کیا کرتے ہیں، جس اثاثے کے اوپر بھی فرسودگی فراہم کی گئی ہے وہ ریلیٹڈ قائم اثاثوں میں یعنی اس سے جو تعلق رکھنے والا جو اثاثہ ہے اس میں سے ہم اس کو مائنس کر کے باقی کی جو بھی رقم ہوں گی وہ بیلنس شیٹ کے آؤٹ ڈور کالم میں اس کو ظاہر کیا جاتا ہے. اس سے ہم کو اس بات کا اندازہ ملتا ہے کہ اس سال کے اختتام پر وہ فراہم کی گئی جس اثاثے کے اوپر فرسودگی فراہم کی گئی اس اثاثے کی صحیح قیمت ہم کو معلوم ہو سکتی ہے. اس بات کو ذہن میں رکھنے کے لیے ہی ہم کو فرسودگی فراہم کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو یعنی جتنے بھی کھاتوں کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان تمام کتابوں میں کاروبار کے ہر لین دین کو درج میں لانا ضروری ہوتا ہے. اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے، صحیح منافع معلوم ہوتا ہے اور کاروبار کی صحیح پوزیشن معلوم ہوتی ہے. اس کو ہم بہتر طریقے سے ہم کو سمجھ میں آنا بولے تو اس کے لیے ایک پوائنٹ وائز جو ہے سو باتیں بتائی گئی ہیں. اس میں سب سے پہلے ایک نمبر 1 پوائنٹ ہے ٹو ascertain true result of business operations. اس کو اردو میں جو ہے سو کاروباری صحیح نتیجہ محسوس کرنے کے لیے کاروباری سرگرمیوں کا صحیح نتیجہ محسوس کرنے کے لیے تو ascertain true result of business operation یعنی اس کو اردو میں کاروباری سرگرمیوں کا صحیح نتیجہ محسوس کرنے کے لیے. تو اس کو میں یہ ایک ہی جملے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جو بھی سرگرمیاں کاروبار میں انجام دی جاتی ہیں یعنی ہم کو معلوم ہے کہ کاروبار کرنے کا اہم مقصد نفع حاصل کرنا ہوتا ہے. تو نفع حاصل کرنے کے لیے کاروبار سے متعلق جو بھی اخراجات ہوتے ہیں یا فائدے ہوتے ہیں یا جو بھی نقصانات ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو ہم کو کاروبار میں درج کر کے بتانا ہوتا ہے. تو اگر فرض کیجئے اگر ہم جن جن اثاثوں کے اوپر فرسودگی فراہم کیے ہیں وہ فرسودگی کی رقم کو اگر ہم اخراجات کے سائٹ اگر درج کر کے نہیں بتائے تو ہم کو جتنا نفع حاصل ہو رہا ہے یا حاصل ہوا ہے اس کا صحیح ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو فرسودگی ہے اس کو بھی ایک طریقے کا خرچ مانا جاتا ہے. حالانکہ یہ ایڈوانس میں ادا کیا ہوا ہوتا ہے. ایڈوانس میں ادا کرنے سے متعلق کیا ہے، فرض کیجیے کہ اگر ہم کاروبار کے کسی اثاثے کو خریدنے کے لیے اس کو مکمل رقم ادا کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی اثاثہ اگر ہم 1 لاکھ روپے میں خرید کے لا رہے ہیں تو 1 لاکھ روپے پورے ایک مشت ادا کر دیے جاتے ہیں. پھر وہ اثاثے کو ہم اس کی کارکرد حیات تک جو ہے اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں. اس کی کارکرد حیات 10 سال بھی ہو سکتی ہے، 5 سال بھی ہو سکتی ہے. تو اس کی مناسبت سے ہی فرسودگی جو ہے سو محسوس کی جاتی ہے یا طے کی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے سال بہ سال جو ہے سو وہ فرسودگی جو بھی طے کی گئی ہے وہ طے کی فرسودگی کو ہم نفع و نقصان کے کھاتے میں خرچ کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے. حالانکہ خرچ غیبی خرچ ہے، حالانکہ اس کو پیشگی طور پر مکمل رقم ادا کی نہیں رہتی، لیکن پھر بھی جو ہے سو اس کو اخراجات کے طور پر جو ہے سو ظاہر کرنا پڑتا ہمارے. اگر ہم ظاہر نہیں کریں گے تو کاروبار کے صحیح منافع کو ہم حاصل نہیں کر سکتے. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی جن جن اثاثوں کے اوپر فرسودگی فراہم کی گئی تھی وہ تمام اثاثوں کی فرسودگی کو جو ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے
डेबिट साइड में यानी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के साइड में जो है सो दर्ज करके बताते हैं। ये बताने की वजह से हमको जो है सो कारोबार का सही नफा मालूम होता है। दूसरी बात जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट टू शो द फिक्स असेट्स एट देयर वर्थ इन द बैलेंस शीट। इसको उर्दू में बैलेंस कीमत मालूम करने के लिए, तो इसको उर्दू में बैलेंस शीट में कायम असासों की इनकी कायम असासों को इनकी हकीकी या सही कीमत मालूम करने के लिए भी फरसुदगी को फराहम करना जरूरी होता है। देखिए, हम जो भी असासे खरीदते हैं या जो हमारे पास कारोबार में असासे होते हैं, वो तमाम असासों को हम बैलेंस शीट में असेट साइड दर्ज करके बताते हैं साल ब साल, यानी हर साल के अख्तिताम पर तमाम असासों को बैलेंस शीट में असेट साइड दर्ज करके बताया जाता है। जो साल के शुरू में जो कीमत होती है असासे की, वो कीमत अगर उसके ऊपर फरसुदगी जाहिर आयद नहीं की गई तो जो शुरुआत में उसकी कीमत है या कदर है वो दर्ज करके बताई जाती है। अगर फर्ज कीजिए बाज असासों के ऊपर फरसुदगी अगर फरहम की हुई है तो उनको डायरेक्ट शुरू में जो बताई हुई रकम को दर्ज नहीं किया जा सकता। जितनी फरसुदगी की रकम फरहम की गई है वो फराहम की हुई रकम को उस असासे में से मिन्हा करके बचे बाकी की जो भी रकम आएंगी वो रकम को बैलेंस शीट के असेट साइड आउटडोर कॉलम में अगर हम जाहिर करेंगे तो ये अंदाजा हो जाता है कि उस असासे की साल के इख्तिताम पर, उस साल के इख्तिताम पर उसकी हकीकी कीमत क्या है। इस बात को ज़हन में रखने के लिए यानी असासे की सही कदर और कीमत मालूम करने के लिए भी फरसुदगी को फराहम करना जरूरी होता है। ये कैसा, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, समझिए। फर्ज कीजिए अगर हम एक असासा साल के शुरू में 1 लाख रुपए में अगर हम उसको खरीदे हैं तो फर्ज कीजिए वो असासे को अगर हम 10 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम अंदाजा लगाए हुए हैं, एस्टिमेट किया हुआ है। तो वो 10 साल में उस असासे को डिवाइड करके 10 साल में अगर तकसीम कर दिया तो हम एवरी ईयर फरसुदगी जो है सो 10,000 रुपये होती है। यानी साल के शुरू में अगर वो उसकी कीमत अगर 1 लाख रुपये है तो पूरा साल अगर हम इस्तेमाल किए तो 1 साल की फरसुदगी 10,000 रुपये होती है। वो 10,000 रुपये को हम पहले बैलेंस शीट में असेट साइड वो असासे का नाम लिख के इनर कॉलम में ही 1 लाख रुपए की रकम लिख के उसमें से मिन्हा करने के लिए फरसुदगी की जो रकम 10,000 रुपये जो फराहम की गई थी वो फराहम की हुई रकम को वो 1 लाख रुपए में माइनस करके 90,000 रुपये को आउटडोर कॉलम में बता सकते हैं। तो हमको इससे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि साल के शुरू में वो असासे की कीमत 1 लाख रुपये थी और साल के अख्तिताम पर वही असासे की कीमत 90,000 रुपये होगी। तो इसका मतलब ये है कि 10,000 रुपये का असासा इस्तेमाल हो गया, यानी वो अपनी ओरिजिनलिटी जो ओरिजिनल जो कीमत थी वो जो है सो उसमें कम हो गई। क्यों कम हो गई? इस्तेमाल की वजह से। यही है जो फरसुदगी का अहम मकसद और फराहम करने का। तो हम अब हमको ये अंदाजा हो गया कि फरसुदगी अगर हम फराहम करेंगे तो ये एक तो जो है सो हम फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से कारोबार का सही मुनाफा मालूम कर सकते हैं। दूसरा क्या है, वो जो असासा है जिसके ऊपर फरसुदगी फराहम की गई थी पूरा मुकम्मल 1 साल इस्तेमाल करने के बाद वो असासे की हकीकी कीमत यानी सही कीमत साल के इख्तिताम पर कितनी है, ये बात मालूम है। इसी तरीके से नंबर 3rd पॉइंट के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो नंबर 3rd पॉइंट है टू
assets to provide funds for the replacement of assets. इसको उर्दू में यानी इंग्लिश में टू प्रोवाइड फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स, और इसको उर्दू में कदीम असासों की जगह नए असासों की खरीद के लिए वसाइल फराहम करना। तो देखिए, ये जो फरसुद की जो फराहम की जाती है एवरी ईयर यानी साल ब साल, तो ये फरसुदगी की रकम ऑलरेडी हम पेशगी तौर पर असासे को मुकम्मल कीमत अदा करके खरीदा जाता है। तो जो भी खर्च के तौर पर इसको साल ब साल हम फरसुदगी के तौर पर बता रहे हैं, वो रकम हमको कहीं अदा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी पेशगी तौर पर इसको दी हुई है। तो ऐसी जो पेशगी तौर पर जो अदा करके जो असासे खरीदे जाते हैं, फिर उनके ऊपर खर्च के तौर पर हम साल ब साल जो फरहमी के तौर पर बताए जाते हैं, ऐसी फरहमी की रकम को एक अलग से खाते में दर्ज करके रखा जाता है, जिसको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट कहते हैं। यानी बैलेंस शीट में हम कई बार नाम भी सुनेंगे, फर्स्ट ईयर में जब हम बैलेंस शीट तैयार कर रहे थे तो लायबिलिटी साइड हमको प्रोविजंस एंड सरप्लसेस बोल के एक नाम हमारे सामने बार बार आता था। तो वो एक खाता है, समझो, प्रोविजन एंड सरप्लसेस। तो वो खाते में इस तरह की फराहम की हुई रकम को मौजूद दर्ज करके रखा जाता है, यानी उस खाते में वो रकम मौजूद होती है, ताकि ऐसी हालात में इमरजेंसी हमारे को कभी हमारे पास जो मौजूद जो असासा है, कई वजूहात होती हैं जो उसको हम इस्तेमाल करना नहीं चाहते, कई वजह है। एग्जाम्पल के तौर पर चाहे समझिए वो मशीन ओल्ड हो गई, पुरानी हो गई, अब वो नई टेक्नोलॉजी के मशीन वगैरह अगर कारोबार में चल रहे हैं, तो वैसी मशीन खरीदने की जरूरत महसूस हो रही है, तो इमीडिएट हमको रकम की जरूरत महसूस होती है। तो हमारे पास रकम मौजूद रहना जरूरी नहीं है, इसलिए तब ऐसी सूरत में क्या करते हैं, हम इस तरह के जो प्रोविजंस के जो खाते होते हैं उसमें से वो रकम को निकालकर ऐसे नए असासों को खरीदते हैं। या अनफॉर्चुनेटली अगर कोई असासा हम उसको समझ रहे थे कि 10 साल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि 10 साल की बजाय सिर्फ कुछ सालों के बाद जो है सो वो असासा चलने के काबिल नहीं रहता। ऐसी सूरत में भी हम प्रोडक्शन को रोक नहीं सकते, लिहाजा हम क्या करते हैं कि उसके बदल में एक नया असासा खरीदने का सोचते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए भी हम क्या करते हैं, इस तरह के खातों से रकम निकालकर नए असासों को खरीद के इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए ये वसाइल हैं, समझिए, तो नए मशीन को खरीदने के लिए। तो इस लिहाज से अब ये जो फोर्थ पॉइंट है, टू ascertain the true cost of productions, इसको उर्दू में ये उर्दू में है, हकीकी पैदावारी लागत महसूब करने के लिए। यानी जो मशीन हम जिस अशिया को तैयार करने के लिए खरीदते हैं, अगर हम वो फरसुदगी की रकम वो अशिया की पैदावारी लागत में अगर हम शामिल नहीं करेंगे, तो वो अशिया की सही कीमत का भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते। बाकी के तमाम अखराजात उसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन जो फरसुदगी का जो खर्च है वो अगर वो अशिया के प्रोडक्शन में अगर हम शामिल नहीं करेंगे, तो इसकी वजह से भी हमको अशिया की पैदावारी लागत का सही अंदाजा नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी ये फरसुदगी को अशिया की तैयारी के लिए भी फराहम की हुई रकम को उसमें शामिल कर लेना चाहिए, तभी जो है सो
ہم اس کو صحیح قیمت لگا کے صحیح قیمت طے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد 5واں جو پوائنٹ ہے to follow the legal provisions. To follow the legal provisions. اس کو اردو میں قانونی کرنے کے لیے، یعنی اس کو اردو میں قانونی گنجائشات کی تکمیل کرنے کے لیے، قانونی گنجائشات سے متعلق قانونی اعتبار سے، یعنی بعض جو کمپنیاں ہیں جو قائم کی جاتی ہیں، جیسے اس میں مشترکہ سرمایہ کمپنی ہے، جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہے، یا اور اس طرح کی جو دوسری کمپنیاں جو قائم ہوتی ہیں، تو اس میں جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں، اس میں جو حصصدار ہوتے ہیں، شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں، ان کو صحیح نفع یا اس کا ڈیویڈنڈ دینے کے لیے ہر اثاثے پہ جن جن اثاثوں کو وہ کمپنی میں استعمال کیا جاتا ہے، ان تمام اثاثوں کے اوپر فرسودگی عائد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بغیر عائد کیے ہوئے جو بھی اثاثے ہوتے ہیں فرسودگی بغیر عائد کیے ہوئے، تو اس طرح کے بغیر عائد کیے ہوئے جو بھی ڈیویڈنڈ ہوتا ہے اس کو قانون بھی نہیں ایکسپٹ کرتا۔ تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کمپنی میں جتنی بھی قسم کے اثاثے موجود ہیں وہ تمام اثاثوں کے اوپر فرسودگی فراہم کرنا، پھر وہ فرسودگی فراہم ہونے کے بعد جتنا بھی کمپنی کو فائدہ ہوگا وہ فائدے کو ڈیویڈنڈ کی شکل میں تمام شیئر ہولڈرز جو حصصدار ہوتے ہیں ان تمام شیئر ہولڈرز کو جو ہے سو تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی تمام یہ جتنے بھی معاملات ہیں، ان معاملات کو جو ہے سو فرسودگی اگر ہم فراہم کریں گے تو ہی صحیح تکمیل کو پایا جاتا ہے۔